नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज 2024 का आखिरी दिन है और मैंने सोचा कि आज बजाय डिबेट करने के एक ऐसी शख्सियत से बात किया जाए जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत करीबी से जानते हैं। और मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर भारत की साख कैसी रही है और राजनीतिक रूप से ये पूरा साल कैसा रहा है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो विपक्ष हो, और जो देश की दशा और दिशा है, आज हम उस पर बात करेंगे। और एक ऐसे व्यक्ति से, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी रहे हैं और एक समय में जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके ही प्रवक्ता और उन्हीं के सरकार के प्रवक्ता, उनके सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर जय नारायण व्यास इस समय आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जय नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। और आज की चर्चा का जो विषय है, आज साल का आखिरी दिन है और मैंने सोचा कि सारी चीजें मोदी जी के ही इर्द गिर्द पूरे देश में घूमती हैं। तो राजनीतिक रूप से ये पूरा साल आपको कैसा लगा है? और मोदी जी ने जिस तरीके से 2024 में तो वो सरकार बनाई है उन्होंने फिर से, तो कैसा रहा पूरा साल आपके हिसाब से और आगे की दशा और दिशा आप क्या देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिएगा सब। हाँ जी। हाँ, बोलिए धन्यवाद। बोलिए। जी बोलिए सर। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया इस खास दिन पे आपके शो में आने का, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक कहावत है कि राजा कालस्य कारणम। राजा जो है वो देश काल के लिए कारणभूत होता है। तो अगर हम 2024 को उसका आकलन करना चाहे कि कैसी रही, आज आखिरी दिन है उसका, और देश के लिए कैसी रही, तो कुछ मुद्दे उठकर सतह पे आ जाते हैं। 2024 की ये साल देश के लिए पार्लियामेंट के चुनाव की रही। इतनी ज्यादा चरणों में पार्लियामेंट का चुनाव शायद पहली बार हुआ। चुनावों के बाद आपने सही कहा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, मगर अब की बार वो वॉकिंग स्टिक लेके प्रधानमंत्री बने। उनका खुद के बलबूते पर खुद की बहुमत नहीं है। तो ये एक विशिष्ट सिद्धि इनकी रही कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री तो बने, मगर नेहरू जी का रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि नेहरू जी किसी वॉकिंग स्टिक के साथ प्रधानमंत्री नहीं बने। आगे चले तो यही इलेक्शन में लोकसभा के हमारी लोकशाही की संस्थाओं की धज्जियां उड़ा के रखी। इलेक्शन कमीशन कठपुतली है और लाइक एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राजीव कुमार भी सरकार के एक नौकर है। ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन काम करता रहा। ऐसे कहे तो 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया और चारों अहम है। पहला, मैन पावर यानी गवर्नमेंट मशीनरी जो थी वो पूरी की पूरी इसमें झोंक दी गई। चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, चाहे तहसीलदार थे, कोई भी थे, सब काम कर रहे थे सरकार के लिए जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता। फिर मशीन, ईवीएम, उसने जो कमाल दिखाए, 99% से ज्यादा बैटरी बची रहे और मशीन काम कर जाए। मैं मानता हूँ कि हम कभी जोक में कहा करते थे कि एनर्जी सेविंग में पेट्रोलियम का एरिया ऐसा रहेगा कि एक समय आएगा कि गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाएंगे नहीं, फिर भी एनर्जी सेव इतनी होगी पेट्रोल बाहर निकलने लगेगा। तो ये ईवीएम का हाल कुछ ऐसा ही रहा। ईवीएम के साथ काफी धांधली हुई, उसके विरुद्ध आवाजें भी उठी। तीसरा है मनी, बैग फुल ऑफ मनी। जो इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो हमारे सामने हथेली खोल के रखी कि किसको कितने पैसे मिले और कैसे वो उगाए गए। ईडी या सीबीआई के जरिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे जुटाए कैसे, और वो भाजपा के पाले में पड़े कैसे। और चौथा जो है वो इनकी जो भाजपा की कैडर है वो एम यानी मैन पावर,
ये 4M का इलेक्शन था और ये इलेक्शन ने हर तरह की लोकशाही की जो डोंट्स ऑफ डेमोक्रेसी को सतह पे लाके रखी। तो एक विशिष्ट इलेक्शन रहा। भारत की लोकशाही एक समय पे ऐसी गिनी जाती थी कि आदर्श लोकशाही है। हम कहते आए हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है। पता नहीं कौन से इतिहास के जरिए मोदी जी कहते हैं कि हम लोकशाही की जनक है, दिस इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो शायद ये चीज साम्राज्य या जनपदों के आधार पर कहते होंगे, क्योंकि इनका इतिहास का नॉलेज सब्जेक्टिव होता है। जब जैसे चाहते हैं ऐसे नोट लेते हैं। तो लेकिन मिस्टर व्यास, आपको लगता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से लोकशाही को खत्म किया है, शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री, शायद इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरीके से संस्थाओं को शायद खत्म नहीं किया होगा? आपका क्या मानना है? खत्म नहीं किया है। मैं इतना तो क्रूर नहीं बनूंगा उनके लिए। सिर्फ उन्होंने जो इसकी व्याख्या है डेमोक्रेसी की, उसमें कुछ स्पेलिंग कुछ बदल दिए हैं। जैसे डेमोक्रेसी की व्याख्या हम करते हैं तो कहते हैं गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब वो BY की जगह उन्होंने BUY कर दिया। उसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहा, गवर्नमेंट बाय द पीपल। खरीदो, चाहे लालच दो, चाहे ईडी को भेजो, जो भी करो, खरीदो। फिर खरीद लिया आपने तो हम कहते हैं गवर्नमेंट फॉर द पीपल। नहीं, हम आ गए 5 साल के लिए, अब फोर्स द पीपल। तुम्हें जीना है तो जियो, नहीं तो जन्म में जाओ। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल का डबल एफ कर दिया उन्होंने। ऑफ द पीपल, किल देयर कंसाइंस। पूरा विश्वास खत्म हो जाए लोकशाही व्यवस्था में इस तरह की। तो मोदी जी ने कोई खाली थोड़ा बहुत यहाँ वहां टिंकरिंग विद द स्पेलिंग्स, और हो सकता है वो अंग्रेजी की उनकी ज्ञान में कुछ त्रुटियां है, उसकी वजह से भी हुआ हो। सो बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू मिस्टर मोदी कि ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हो, मगर वास्तविकता में डेमोक्रेसी का ये हाल हुआ इस देश में। आज लोकशाही कहीं की भी नहीं रही है, न वोटर्स की रही है, न चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन की रही है, न तो सुप्रीम कोर्ट की रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वहां महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हो और महाराष्ट्र में जिसका चलन हो गणेश का, वो आप जाके जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करके आरती उतारे। पहले तो प्रधानमंत्री को उस मौके पे चीफ जस्टिस के वहां जाने की क्या जरूरत, और चीफ जस्टिस भी उतनी उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कितनी पतली थी, वो झुक गए। तो ये लोकशाही संस्थाओं का सत्यानाश करने वाला 2024 का। अब तक हर्षस्टोन में बातें होती थी, 2024 के साल ने एस्टैब्लिश कर दिया कि वी कैन टूल्स फॉर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये तो संसद को भी खत्म कर देते अगर वो अब की बार 400 पार हो गया होता, तो संसद भी खत्म हो गई होती, बच गई संसद। तो एकादश तो ये दूसरी बात रही। तीसरी बात जो है वो कैसे भी करके सत्ता अंतिम लक्ष्य बनी। वो RSS में एक सांघिक गीत, वो जहाँ उनका ट्रेनिंग क्लास होता है, वो गाया जाता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ जाना। मोदी जी RSS से आते हैं मगर अनुभव सिद्ध बातें करते हैं। तो उनका अनुभव ने उन्हें बताया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य यही है सिंहासन पर चढ़ जाना। तो उन्होंने वो सांघिक गीत को भी ठीक से रख दिया और भागवत जी को भी ठीक से रख दिया। उनको ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी ताकि कोई जो हाल बहादुर शाह जफर का था, वही हाल आज मैं मानता हूँ कि भागवत जी का है। न सरकार चाहे न आपका इंटरव्यू करे, तब तक आप भागवत जी को मिल नहीं सकते। तो RSS को कैद करने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी को प्राप्त हुआ। RSS अब आपने बड़ी बात कही है।
आपने मिस्टर व्यास ये बड़ी बात कही, आपने कहा कि आरएसएस को कैद करने का सौभाग्य मोदी जी को प्राप्त हुआ है। तो आपको जी लगता है कि आरएसएस बड़े आराम से इस समय बैठा हुआ है, आरएसएस छटपटा नहीं रहा है, और क्या कैद में मगर मोदी जी रख लेंगे तो आरएसएस कितने दिन इस कैद में बैठ पाएगा? देखो, वो गाना है ना कि कैद में है बुलबुल सैयद मुस्कुराए, तो कैद में तो है, मगर वहां भी उन्होंने फूट डाल रखी है। जिस तरह की जो सिल्की हैबिट्स इन्होंने आरएसएस के कई नेताओं में डाली है, राम माधव जी का उदाहरण हम नाम से दे सकते हैं। जो मलिक साहब ने भी बोला था कि वो सुबह सुबह चले गए थे कोई उद्योगपति की हैसियत से। उनके नॉर्थ ईस्ट कांड की बातें तो मैं मानता हूँ कि एक सप्ताह हो सके उतनी हो सकती। तो ये तो राम माधव तो एक एक एग्जाम्पल है। ऐसे काफी लोग हैं जो जिनको मोदी जी ने पाल रखा है कहूंगा, और ऐसे काफी लोग हैं संजय जोशी जैसे जो निष्ठावान है, जिनको बाहर कर रखा है। और कैद में मैं इसलिए कहता हूं कि सिक्योरिटी देने के नाम पर आज अगर भागवत जी किसी को मिलना चाहे तो पहले 2 एसपी कक्षा के ऑफिसर आपके पास आएंगे, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको क्यों मिलना है, क्या एजेंडा है, पूछताछ करेंगे। फिर वो जाके अपने मुखिया को बोलेंगे, फिर भागवत जी के सामने बात रखी जाएगी। और जब ये एग्री हो कि इनके लिए इनको मिलना लाजमी है, तभी भागवत जी इनको मिल पाएंगे। अब इसको आप कैद में नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? बिल्कुल। तो नहीं, ये हाल लेकिन है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से, और मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो 10 साल का मोदी जी का केंद्र में कार्यकाल रहा है और उसके पहले जब वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में थे, अ, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? केंद्र में मोदी और राज्य में मोदी का फ़र्क क्या है? क्या मोदी और ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा निर्दयी, क्या वो और ज़्यादा हो गए हैं? देखिए, केमिस्ट्री लैब में मैंने कुछ खूंखार प्रयोग। शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अभी हाल में जब संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बार-बार ये बात कही कि गांधी परिवार को मुंह में खून लग गया है। इसलिए वो मुंह में खून वाला फ्रेज उन्होंने एक नहीं कई बार अपने स्पीच में इस्तेमाल किया था। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या मोदी जी और ज्यादा खूंखार और ज्यादा निर्दयी आपको लगते हैं केंद्र में एज कंपेयर टू देखिए, व्हाट ही वाज ड्यूरिंग द चीफ मिनिस्टरशिप? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी प्राणी, कितना भी हिंसक प्राणी हो, वो आप पे वार क्यों करता है? जब वो घबर जाता है। आप बिल्ली को एक रूम में कैद कर लोगे, बारी खुली रखोगे, भाग जाएगी। मगर वो बारी भी बंद करके उसको आप प्रताड़न करो तो आपके गले आते हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। ओके। मोदी जी क्रूर नहीं हुए हैं। मोदी जी का जो आत्मविश्वास था कि नो, मैं ही परिस्थिति के काबू में हूं। आज नीतीश नायडू और कई कई लोगों के बीच में ऐसे फंसे हैं बेचारे, घबराए हुए, और सत्ता से उनको पहला प्यार है। देखिए, आप ये बात समझ लीजिए, मोदी जी जहां भी रहेंगे, केंद्र स्थान में रहेंगे, उनके फोटो फ्रेम में किसी और को नहीं आने देंगे। चाहे राजनाथ सिंह है तो उनको भी हटाया दिया जाएगा। तो ये इतने आत्मकेंद्री है कि आप बात न पूछो। तो ये बात है। मैं नहीं मानता मोदी जी क्रूर हो गए, मोदी जी घबराए हुए, उनका लेकिन आत्मविश्वास टूट रहा है। नहीं, लेकिन अब आप ये बताइए कि बैसाखी की सरकार आपको लगता है कि मोदी जी ये 5 साल चला लेंगे? क्योंकि अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी जी वाक़ई में ये 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएँगे या फिर एक बड़ा झटका उनको बहुत जल्द शायद लगे? देखिए, चलाने का प्रयत्न आखिरी दम तक करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जो व्यवहार इन्होंने दूसरों से किया है, वही व्यवहार विद कॉम्प्लीमेंट्स उनको लौटाया जाएगा। हुँ। तो ये मैंने बोला कि घबराए हुए हैं। तो घबराहट इस चीज की है कि क्या होगा, अब तेरा क्या होगा कालिया। ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग
अभी इनको मैं मानता हूँ कि नींद में भी सुनाई देता हो, तो घबराए हुए हैं। नहीं, तो आपके हिसाब से आप तो मोदी जी को बहुत करीबी जानते हैं, और जब घबराते हैं तो मोदी जी घबराने के बाद किस तरीके का आचरण उनका नॉर्मली दिखता है? ठीक है, अभी तो घबराए हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को अभी भी बहुत बड़े शहंशाह समझते हैं कि भाई मेरे आगे तो कोई भी नहीं है। और संसद में उनकी अगर आप स्पीचेस देख लीजिए तो वो यही बार बार सबको कोसने का ही काम करते हैं, लेकिन वो कितना घबराए हुए हैं, घबराहट तो उनकी शक्ल से दिखती ही नहीं कहीं। ऐसा लगता है कि मोदी को घबराना आता ही नहीं है। देखिए, पहले तो मैं बिल्कुल विनम्रता पूर्वक आपका ये जो अवलोकन है कि मैं मोदी जी को अच्छी तरह जानता हूँ, मोदी जी को अच्छी तरह तो उनको बनाने वाला भी नहीं जान पाता। भगवान भी अगर आज मोदी जी को अच्छी तरह जानता हो कह के 2 पेज पन्ने लिखने का बोलो, तो आधा पन्ना लिख के बंद हो जाएगा कि आगे तो धुंध धुंध दिखता है, कुछ दिखता नहीं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि भगवान भी मोदी को पहचान नहीं पाएगा? कोई नहीं पहचान पाता। मोदी जी है, और इनको पहचानना उतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, वो बहुत उच्च कक्षा के नाट्यकार है। नाट्य कला में इनकी जो निपुणता है, कब आवाज में नमी लाना, कब रोना, कब हंसना, कब अट्टहास्य करना, कब किसी के ऊपर प्रहार करना, ये इनको ये महारत है इनकी। तो मैं मानता हूँ कि ये अगर फिल्म में गए होते तो अमिताभ बच्चन की तो छुट्टी हो जाती। ये अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान उनके आगे टिकते नहीं। तो ये मत सोचिए आप कि वो आपको बहुत, इनका रोल ऐसा है कि एक डायलॉग बोल्डली डिलीवर करना होता है, डिलीवर कर जाते हैं, फिर मुंह पोंछते हैं और एक गिलास पानी पीते हैं। लेकिन मिस्टर भैया साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी, आपने कहा कि सत्ता जितने भी दिन होगा वो चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या जो कोलिशन प्रेशर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट्स चलती नहीं है, हमने यूपीए के कार्यकाल में भी देखा था कि मनमोहन सिंह ने कोलिशन सरकार 10 साल चलाई और ठीक ठाक चलाई, अच्छे से चलाई। लेकिन मोदी जी का जो कोलिशन का जो आदत है, जो उनको एक जो मिली जुली सरकार की आदत नहीं है, हमेशा उनको बिल्कुल एकाधिकार वाली जो सरकार होती है उसकी आदत ही, चाहे वो गुजरात में हो चाहे फिर पिछले 10 साल का अगर आप कार्यकाल देख ले, तो ऐसे में लगता है कि मोदी जी को मिली जुली सरकार की आदत नहीं है, और ऐसे में ये चीजें कैसे पचाएंगे? क्या हर दिन उनको अब घूट घूट कर ही जीना पड़ेगा? जी। देखिए, आपने मनमोहन जी का नाम दिया, आप अल्फाबेट देखिए, एम के बाद एन आता है। एम का प्रॉपर्टी जो है वो उनमें था, अब एन की प्रॉपर्टीज आर ऑन डिस्प्ले, और एन नेगेटिविटी से लेकर निर्ममता तक का एन होता है। तो मनमोहन सिंह जी से तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कंपैरिजन है इनका तो किससे है? तो 1 से लेके 99 तक नरेंद्र मोदी है, शायद 100वें नंबर पे अमित शाह है। तो उनकी जो कंपटीशन है वो खुद के साथ है, और वो नहीं, लेकिन करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, मैं आपने बिल्कुल सही आकलन किया कि भाई 1 से 99 नंबर तक मोदी जी अपने आप को ही देखते हैं, 100वें नंबर पर शायद कहीं अमित शाह आते होंगे। ऐसा व्यक्ति लॉन्ग रन में कितना चलता है? शॉर्ट टर्म तो ठीक है, गेन्स उनको मिल जाएंगे, लॉन्ग रन में मोदी जैसे आदमी का भविष्य क्या है? देखिए, मैं एक मेरे अगले जन्म में ब्यूरोक्रेट रहा, और मेरे जो पहले बॉस थे वो लास्ट आईसीएस चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात थे, ललित दलाल। उन्होंने 2 चीजें मुझे सिखाई। पहला सिखाया कि टू बी ए जेंटलमैन इज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। टू बी अ जेंटलमैन इज अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। And second, he said you must try your best, but there is ultimately a hidden hand of destiny which dictates the results. So result से आप नाराज मत हो, प्रयत्न भरसक करो, आखिरी दम तक करो। तो
मोदी जी का यही है, प्रयत्न भरसक करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। शायद ये सही मंच है नहीं, मुझे मालूम नहीं। गुजरात में एक कादू मकरानी करके बहुत बड़ा डकैत था, उसका मूवी बनी थी गुजराती में, बहुत पॉपुलर हुई थी। वो गुजराती रॉबिन हुड जैसा था। जब उसको फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तब वो फिर ही ब्रेक्स डाउन, और उसका साथी था, वो उसे ढाढ़स बंधाता है कि हम जब लोगों को गोली मारते थे, गांव के गांव जला देते थे, किसी की बारात लूट लेते थे, दूल्हे को गोली मार देते थे, तो पता नहीं था तुम्हें कि एक दिन हमारी भी ये बारी आएगी। मरद था कादू, मरद था। तो ये मरद था कादू, मरद था वाला डायलॉग अंतिम, दैट इज द फाइनल डिक्टेट फ्रॉम द गॉड। इस दुनिया में से कोई आदमी अपने किए के जब तक स्क्वायर अप नहीं कर लेता, जाता नहीं। लेकिन मोदी जी के जो हमराज हैं, साथी हैं 24/7 के, अमित शाह, उनका भविष्य क्या है? आजकल सुनाई पड़ रहा है कि अब वो भी सपने देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको बनना है, अपने आसपास के कई लोगों को उनका रास्ता साफ करते हैं। और आपको क्या लगता है कि वाकई में मोदी जी अमित शाह को कभी भी प्रधानमंत्री बनने देंगे, या अगर आरएसएस, कभी भी आरएसएस को अगर अपना उत्तराधिकारी चुनना पड़े बीजेपी के अंदर, तो वो क्या अमित शाह को चुनेंगे कभी? अमित शाह मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, काफी अरसे तक हम एक साथ घंटों तक बैठा करते। और ये मैं नेम ड्रॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता। आपकी अभी भी उनसे बातचीत होती है? हाँ, हो जाती है कभी कभी। ओके। हम विश करते हैं इनको बर्थडे पे, ऐसे कोई फैमिली इवेंट है तो भी विश करते हैं, हमें इन्विटेशन भी मिलता है। संबंध तो हम बनाए रखते हैं, ऐसा तो नरेंद्र भाई के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहती। वो अलग बात है कि वो आपकी माउंट मोदी जी से कब से एवरेस्ट। बात नहीं हुई? आपने कब से मोदी जी से बात की नहीं? मोदी जी से बात क्यों नहीं करें हम? मोदी तो हमारे प्रधानमंत्री है। मैं लास्ट टाइम दिल्ली नहीं आया नहीं, तभी मैं मिला पूछ था। रही हूँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी लास्ट कब बात हुई थी? कब से आपने उनसे बात नहीं की? मैं लास्ट टाइम दिल्ली आया तब मिला था उनको। अच्छा। मुझे मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी चाहे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मैं खुश हूंगा। क्योंकि एक समय उन्होंने खुद के वॉइस में, मेरे पास क्लिप है, कहा है कि मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था, मैं जयनारायण भाई से सीखा हूं। तो पुत्रात शिष्यात इच्छेद पराजय। आपका पुत्र और शिष्य इसे काबिल होने चाहिए जिसके नाम से आप जाने जाओ। तो तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आप गुरु हैं? मैं हूं, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। हम्म। कई मायने में हमारी सलाह मानी भी है उन्होंने, कई मायने में शायद अनुकूल नहीं आती होगी तो नहीं भी मानी होगी, और उससे वो मेरे पास से सीखे हो तो उनके खुद के क्लिप है, मैं नहीं कहता। मोदी जी ने खुद बोला, आई कैन मेक इट अवेलेबल टू यू ऑल्सो। तो जब आपने उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने आपको रोका नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं करते ये, और न मैं इनको पूछने गया था, न तो मैंने इनका साथ छोड़ा, मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। आप समझिए, मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा है। आपने मोदी जी की वजह से बीजेपी छोड़ी या कोई और कारण था? इसी में मैं उब गया था कि ये अब जो चल रहा है बीजेपी में वो छलना है। बातें कुछ करते हैं, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ जाना, और यहाँ तो घमासान मची है, पक्ष पद का अंतिम लक्ष्य यही है। अच्छा, पहले कॉम्पिटेंट लोगों के लिए हमें सरकार से आके पकड़ के ले गए थे कि आपको चुनाव लड़ना है, और अब जो कॉम्पिटेंट है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। बीजेपी बदल चुकी है। अब बीजेपी वो आरएसएस का मुखौटा पहने हुए है, न वो आरएसएस है, न कांग्रेस से अलग है।
कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, बीजेपी भी नेशनल पार्टी है। आज गुजरात के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों में आधे से ज्यादा कांग्रेस से आए हुए हैं। तो जैसे हार्वर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ के आना ये क्वालिफिकेशन है, वैसे कांग्रेस में नेता बनकर फिर वापस बीजेपी में आने क्वालिफिकेशन। और फिर सब आपके पाप धुल जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, इनके बारे में तो पूरी किताब लिखी थी बीजेपी, जैसे एक जमाने में ईवीएम के बारे में भी लिखी थी। तो बीजेपी में अब कोई वो आरएसएस वाली बात रही नहीं, ना आरएसएस में आरएसएस रहा है। देवव्रत जी के बाद मैं नहीं मानता कि आरएसएस में आरएसएस रहा है। आरएसएस ने अपना स्वत्व खो दिया है। जिस दिन से वो लोग इस तरह के आदतों के शिकार हो गए कि संघ कार्यालय में मार्बल लगे या ग्रेनाइट लगे, वहां से लेकर बंद बॉडी की गाड़ियों में घूमने लगे। पहले स्वयं से जो प्रचारक थे चलते चलते जाते थे, बस में जाते थे, घर आते थे, बैठते थे। मेरे यहाँ घंटे घंटे बैठा करते थे। गुरुजी जब चीन के आक्रमण के बाद सिद्धपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, तब और लोगों को मिले, उसमें करीबी में मेरे पिताजी भी थे। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये तो जी वो आरएसएस रहा नहीं अब। बिल्कुल, ये तो हम लोगों ने मोदी जी और आरएसएस की बात की, लेकिन विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि विपक्ष का कितना स्कोप अब आगे के दिनों में है, या फिर जब तक मोदी जी और अमित शाह रहेंगे तो विपक्ष का स्कोप है ही नहीं, क्योंकि जब हर चीज उन्होंने पैसे से खरीद ली है तो फिर तो विपक्ष कितनी भी कोशिश कर लेगा, विपक्ष क्या कर लेगा? देखिए, वैसे तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भी रहने वाले थे परमानेंटली, उनको भी आजीवन रहना ही था उनका साम्राज्य। न बाणासुर को जाना था, न वृत्तासुर को जाना था, गए न। इतिहास का हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा जो पदार्थ पाठ है तो वो ये है कि इंसान इतिहास से कुछ सीखता नहीं। तो जो चीजों की वजह से विपक्ष का फॉल हुआ, कांग्रेस में भी एकाधिकारवाद था। एक समय ऐसा था, मैं खुद क्रिटिसाइज किया करता था कि मुख्यमंत्री जाएंगे गुजरात से 15 दिन गुजरात भवन में बैठे रहेंगे, तब जाके प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिले न मिले। एक पट्टा वाला भी अपॉइंट करना है तो हाईकमान को पूछना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस का भट्टा रद्द किया है। मैं आज कांग्रेस पार्टी का सभ्य हूं, फिर भी एक एनालिस्ट की हैसियत से कह रहा हूं कि कांग्रेस का बट्टादार किसी ने किया है तो एक कोटरी ने किया। आज भी ये सर्किल्स मौजूद है, जिसको आप स्लीपर सेल कहो, जो भी कहो। और दूसरा, बीजेपी उससे कुछ सीखा नहीं। जो जो रीजंस की वजह से कांग्रेस या और पार्टियों का डाउनफॉल हुआ, वही एकाधिकारवाद, वही भ्रष्टाचार, वही और दुर्गुण जिसका उच्चारण उचित नहीं मानता, वो आज बीजेपी में व्याप्त है। तो बीजेपी वही रास्ते पे जाएगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला है कि इतिहास का यही लेसन है कि आप इतिहास से कुछ सीखते नहीं। आज बरगद का एक पेड़ है, आप देख लीजिए नीलूबेन, बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं बड़ा होता है। अब मोदी जी एक बरगद का पेड़ बन गए हैं बीजेपी के लिए, तो उनके नीचे कोई नेतृत्व नहीं पनपेगा। पनपेगा तो या तो फडणवीस पनपेगा, जिस दिन मोदी जी नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, इसमें अमित भाई को मैं एक्सेप्शन गिनता हूँ, मगर बाकी के कहाँ है? राजनाथ सिंह को क्या हो गया? लेकिन अमित भाई का कोई चांस आपको लगता है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? अमित शाह भी जानते हैं कि मोदी जी जब तक उनका चलेगा तब तक वो 99 नंबर तक तो वो ही है। तो अमित भाई, मैं चाहूंगा, मेरी तो प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री बने, हम कह सके कि हमारे दोस्त प्रधानमंत्री।
मगर वास्तविकता मुझे कुछ और दिखाती है। शायद 2025 में ही दिसंबर में हम अगर ये रिव्यू करते हो तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होगी। आप ये कह रहे हैं कि 2025 में अगले साल इसी समय तक परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई होगी। क्या हो सकता है? काफी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे कि कुछ हिंट करिए। देखिए, एक तो इस देश को जिस तरह से इस देश की विदेश नीति चल रही है, हमारे सब पड़ोसी के साथ हमने संबंध बिगाड़ के रखे। एक डिप्लोमेट, मैं तो ब्यूरोक्रेसी में था, हमें सिखाया जाता था कि ना भी बोल रहा है तो सलूकियत होती है उसकी, ना भी कहने का तरीका होता है, इसे ब्लंटली ना नहीं किया कहते। जयशंकर को मैं आज सुनता हूं तो ही साउंड्स लाइक एन एरोगेंट ब्रैट। आईएफएस में रहा हुआ आदमी, हालांकि उनके पिताजी बहुत बड़े थे और उसकी वजह से इनको पोस्टिंग भी बहुत बड़े बड़े शायद मिले होंगे, शायद मेरिट की वजह से मिले होंगे। बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो टू हिम, मेरिट की वजह से मिले होंगे। मगर अब आप विदेश मंत्री हो, यू ought to be more diplomatic, you can't herald threats। आज हमने हमारे सब पड़ोसी के साथ संबंध समाप्त कर दिए। नेपाल जो आधी रात को भी आप खड़ा करो उंगली ऊपर करता था कि हम इंडिया के साथ है, गया। चाइना का सुपरफास्ट ट्रेन विल रीच नेपाल सुन। भूटान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, पाकिस्तान तो था ही नहीं। 370 आप लाए, क्या पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वापस ला सके? क्या चीन के पास जो कश्मीर है वापस ला सके? तो आपने रीऑर्गेनाइज किया अपनी ही चीज को। वो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर खुद को दे, यही किया आपने। आपने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, नॉनसेंस। एक और उसकी सीमा पाकिस्तान से टच करती है, एक और चाइना से टच करती है, और वहां अदानी को कुछ खदान करना है, मुझे मालूम नहीं है इसीलिए मैं अधिकार पूर्वक नहीं कह सकता, मगर मैंने सुना है कि अदानी को कुछ एकोमोडेट करना है, और चूंकि वांगचुक पर्यावरणवादी है तो उन्होंने इसका डटकर विरोध किया था। इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इनकी मांग क्या है? हमारे निरोधन, हमारे लद्दाख के साथ क्यों डिफरेंसेस होने चाहिए? मांग क्या है? उसको असेंबली चाहिए, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, 32K चाहिए, और लेह और करगिल 2 लोकसभा सीट चाहिए। क्या मांग है उसकी? नो फाइनेंशियल implications, and what kind of a risk you are taking with a state which is a very strategically located state। करगिल में लद्दाखियों का और गुरखों का बहुत बड़ा प्रदान हम जीते उसमें। नहीं, लेकिन आपने जो अदानी की बात की, अब अदानी से भी मुद्दे बहुत बड़े-बड़े मुद्दे जुड़े हुए इस साल सामने आए हैं। क्या अदानी ही वाकई में मोदी जी को ले डूबेंगे, आपको लगता है? जिस तरीके से जो रिश्ता है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसे कोई धनपति के साथ जुड़े। गांधी जी भी बिरला जी के वहां उतरते थे, बजाज जी से इनसे संबंध रहते थे, और भी प्रधानमंत्री जितने भी रहे वो उनके कोई उद्योगपतियों से संबंध नहीं थे, ऐसा नहीं है, मगर संबंध होना और फुटपाथ पे खड़ा होकर इनके साथ पाव भाजी खाना, वो दो अलग बात है। एक आपका उद्योगपति जिसको केनिया ने नकारा है, जिसके नाम अमेरिका में वारंट है, जिसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया में भी केस हो गया है, जिसको श्रीलंका ने नकारा है, जिसके लिए बांग्लादेश ने की हाईकोर्ट जिसकी वीट सप्लाई का, और इससे भी ज्यादा तो इतना बड़ा जादूगर है ऐसा कहा जाता है। मुझे तो ज्यादा टेक्निकल ज्ञान है नहीं, इसीलिए मैं अधिकार पूर्वक नहीं कहता कि ये कोयला जो निकलता है खदान से और सिंगापुर आते आते B ग्रेड में से A ग्रेड का हो जाता है, और फिर यहाँ A ग्रेड का कोयला इंपोर्ट होता है।
नहीं, लेकिन आप बार-बार मोदी जी का नाम आता है, तो बेवजह तो नहीं आ रहा है ना मोदी जी का नाम बार-बार अदानी के साथ। अब उन्होंने अदानी को देखिए, इस तरह से आगे बढ़ाया है, इसीलिए आता है। हो सकता है आप दारू के पीछे में से दूध कोल्ड ड्रिंक पी के निकले तो कौन मानेगा? तो राजा को इससे संबंध जाहिर में नहीं रखने चाहिए। सर सयाजीराव गायकवाड़ का शासन गुजरात में बहुत आदर्श शासन माना जाता था। 60 साल से ज्यादा समय चला। उसको सर माधवराव जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी, वो फॉर्चुनेटली उनकी ट्रेनिंग नोट्स आर रिजर्व और पब्लिश भी हुई है बुक फॉर्म में, माइनर हिंट्स करके। उन्होंने कहा था कि हजूर को कोई अपना क्लासमेट पहचान वाला कोई भी मिले तो पब्लिक में उससे हस्तधुनन करना, नाम से बुलाना, स्माइल करना, ये परमिटेड नहीं है। अगर हुजूर को उनसे बात करनी है तो अपने महल में बुलाए और एकांत में बात करे। ये राजा के लिए जरूरी है। आपको लगता है मिस्टर व्यास कि मेरा आखिरी सवाल होगा, 1-2 सवाल बस करके फिर मैं प्रोग्राम को खत्म करूँगी कि अब जो अदानी की वजह से मोदी जी को जो बेइज़्ज़ती झेलनी पड़ रही है, वो उसका सामना कैसे करेंगे? आपको लगता है कि वो अदानी का साथ छोड़ेंगे या फिर अदानी का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, क्या छोड़ सकते हैं? मैं तीसरा प्रश्न मेरा ये है। आप इतने डीप दलदल में फंस चुके हैं कि जितने ज्यादा आप प्रयत्न करेंगे बाहर निकलने के, ज्यादा अंदर जाओगे आप। तो कम से कम आज मैं चाहूंगा कि मोदी जी अब इनको क्षमा याचना कर दे और वो भी अगर मोदी जी के हितैषी है तो एक दूरी बनाए रखे। काफी पैसे कर लिए उन्होंने, कितना करना है? यहाँ से ऊपर तो कोई ले जाता नहीं पैसा। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ अदानी and the Prime Minister to maintain a well spaced distance between them, at least now. लेकिन सर ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो भी नहीं दिखा, अभी यूएस की इंडाइटमेंट रिपोर्ट आई है जहां उनके खिलाफ वारंट है, तो भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ होएगी या मोदी जी के दिमाग में ही नहीं है कि उनको ये करना भी है? ऐसा नहीं है। आपको आप है इसीलिए मैं थोड़ा हेजिटेट हुए कहावत यूज करने के लिए। मगर बाल हट, स्त्री हट, राज हट, ये ऐसी हट है वो आसानी से नहीं छूटती। तो ये राजहट पे तुले हुए हैं, उसमें खुद स्वाहा हो जाएंगे। वो नहीं समझते ऐसा नहीं है, मगर शायद कुछ मजबूरी है जो हम नहीं समझते। यानी कि आपको ये पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अदानी की वजह से मोदी स्वाहा हो सकते हैं। अभी तक क्या हुआ है? आज आप अपने एनएसए को लेकर अमेरिका नहीं जा सकते। 5 कंट्रीज में आप कहीं भी पैर रखोगे तो एनएसए और होम मिनिस्टर दोनों के लिए जोखिम है। आप उस आदमी की उंगली पकड़े हुए हैं, उसका दामन थामे हुए हैं जिसके सामने वारंट है। और यहाँ आप बचाव के लिए रोहतगी जैसे लोगों को उतारते हैं कि नहीं वो अरे आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हो क्या? कोर्ट केसेस फुटपाथ पे आर्ग्यू किए जाते हैं? तज्जुब था मैं कि रोहतगी को देखकर मुझे मेरे मन में उनके लिए कुछ आदत भाव था, खत्म हो गया। हरीश साल्वे रोहतगी, हरीश साल्वे बिल्कुल। मेरे लॉयर थे व्हेन आई वाज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ नर्मदा। ही रिप्रेजेंटेड गुजरात। मैं इनके लिए आदर रखता हूँ। फली नरीमान मेरे लॉयर थे। मगर आप फुटपाथ पे आके बचाव करेंगे और वो भी एक जिसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। अदानी कौन होते हैं? क्या इस देश के मालिक है अदानी जो रोहतगी को रोहतगी कौन सी कैपेसिटी में उनका डिफेंस कर रहे थे फुटपाथ पे आके? इतने बड़े एक्सपीरियंस वकील जो इतने ऊंचे ओहदे पे रह चुके हैं,
क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने केस लड़ा जाता है अदानी का? नहीं समझती उनको क्या मजबूरी थी। फिर बैकग्राउंड में गाना बजता है, कभी कभी सुनाई देता है, फेंट सुनाई देता है, मगर सुनाई देता है, पैसा बोलता है कि पैसा बोलता है। तो ये क्या करते हो आप? बिल्कुल। अंत में मिस्टर व्यास आपसे ये पूछूंगी कि एस्ट्रोलॉजर का काम होता है भविष्यवाणी करना, लेकिन आपको 2025 में मोदी, शाह, अदानी का भविष्य क्या नजर आ रहा है? भगवान से प्रार्थना करूंगा उनके लिए 2025 का साल शुभ हो, मगर इस देश का भविष्य बदल जाएगा 2025 में, वो मेरी गट फीलिंग कहती है। चलिए मिस्टर व्यास, थैंक यू मैं सो इस देश के लिए ये समय आता हुआ देख रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी नहीं होगी, शायद कांग्रेस भी वो स्वरूप में, जो स्वरूप में है वो स्वरूप में नहीं होगी, इस देश के टुकड़े होंगे। हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर व्यास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू आपको भी।